नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम आर पार। आज आर पार की शुरुआत में मैं दो बड़ी तस्वीरों के साथ कर रहा हूं। ये दोनों आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें हैं। एक तरफ अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर कांग्रेस का सस्पेंस अंतिम क्षण तक कायम है, जबकि एक दौर में गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले इन दोनों सीटों पर नॉमिनेशन के लिए अब मात्र कुछ घंटे ही बच गए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट जिहाद के सियासी आरोप में बुरी तरह से इस समय फंस चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की जानी मानी नेता मरिया आलम खान ने मतदाताओं से वोट जिहाद की अपील की थी, जिसके चलते सलमान खुर्शीद और मरिया आलम खान दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस बीच पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक गठबंधन के भीतर सिर्फ फुटौवल का सिलसिला जारी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। परिवार का गढ़ तो फिर कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में किस बात का है डर? अमेठी और रायबरेली, ये दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती थी। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कई बार संसद पहुंचे। यही हाल रायबरेली सीट का भी है। लेकिन इस चुनाव में अमेठी और रायबरेली में नामांकन के लिए मात्र एक दिन बचा है। लेकिन कांग्रेस अब तक इस सीट पर उम्मीदवार नहीं चुन पाई। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है, वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करते। कांग्रेस में क्या चल रहा है? कई सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है लीडरशिप चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है। ये सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, ऐसा है, 2 चुनाव हम लगातार हार चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और मैं खुद भी हारा हूं। और मैं जो हारा, या मेरे जैसे और भी जो जमीन पे काम करने वाले लोग हारे, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। लेकिन 2 हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन हारों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। वही फैसला कर रहे हैं इस चुनाव, कौन लड़ेगा कौन नहीं। वही चंडाल चौकड़ी है। कांग्रेस के सारे फैसले यही लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव जीतेगा। उसका फैसला ये करते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े। तो भाई कांग्रेस पार्टी की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? लेकिन विपक्षी खेमे की समस्या इतनी ही नहीं है। पंजाब से बंगाल तक आपसी महाभारत का सिलसिला भी जारी है। भगवंत के 2 टाइमिंग है। एक है सुबह से लेकर 6 बजे का, एक है शाम के 6 बजे के बाद का। ये 13-0 की स्टेटमेंट है 6 बजे के बाद की। वो एक स्पेशल दवाई पीते हैं जिसके बाद वो फिगर्स भूल जाते हैं, उल्टी फिगर बोलते हैं। ईमानदारी से 0-13 होगी। तृणमूल के वोट का मैंने तब तक वाले बीजेपी के वोट नहीं दिया। इस बीच वोट जिहाद के मुद्दे पर भी विपक्षी खेमा घिर चुका है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। उनका मैं समझता हूं भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पे कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। तो सवाल है कि क्या ऐन चुनाव के बीच विपक्ष की चुनावी गाड़ी पटरी से उतर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कांग्रेस की बिगड़ी सियासी चाल का विश्लेषण। घर में डर, अमेठी रायबरेली में अब तक कैंडिडेट तय नहीं है। दोनों सीटों पर नामांकन के लिए एक दिन बचा है, यानी कुछ घंटे अब बाकी हैं। कांग्रेस के रण छोड़ सूरत और इंदौर के कांग्रेस कैंडिडेट ने चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया। दिल्ली में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े है। अरविंदर सिंह लवली का दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा है। और क्यों इस्तीफा है? कन्हैया कुमार और उदित राज को
टिकट दिए जाने से भारी नाराजगी है और इसी नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया जा रहा है। बढ़ता हूं मैं आगे। ऐतिहासिक गिरावट, कभी 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के करीब 300 उम्मीदवार ही आज चुनाव के मैदान में हैं। कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं। गठबंधन में गृह युद्ध कहानी यहां खत्म नहीं होती है। टीएमसी को वोट क्यों देना, बीजेपी को वोट करना बेहतर है, ऐसा अधीर बाबू कह रहे हैं जो एलओपी हैं। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि भगवंत मान जो है वो स्पेशल दवाई लेने के बाद सब भूल जाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी भगवंत मान ने जश्न मनाया, ये कहा है कांग्रेस ने। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा प्रश्न आज का क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है कि कांग्रेस की आरक्षण नीति या कांग्रेस की चुनावी दशा और दिशा को खराब कर रही है। यह सबसे बड़ी बात है। क्या कांग्रेस की चुनावी दशा और दिशा दोनों बिगड़ चुकी है? आज यह सबसे बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के साथ मैं मेहमानों के पास चलता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, अमीक जमई है, नेता समाजवादी पार्टी के, तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। मैं सबसे पहले तो आपके पास आता हूं। गठबंधन आपका है अमीक जमई। एक तरफ गठबंधन की नेता कह रहे हैं कि वोट जिहाद करिए, लेकिन दूसरी तरफ वोट जिहाद जिनके लिए करना है, यानी अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट, वो अभी तक आए नहीं है, कुछ घंटे बचे हैं। आप ही को उतार दे मैदान से, मुकाबला आप भी कर लेंगे स्मृति जी का। आमिश देवगन जी, मैं आपको उत्तर प्रदेश की एकदम बहुत ज़मीनी हालत बता रहा हूँ। अमेठी हो या रायबरेली, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का अगर आम कार्यकर्ता भी लड़ जाए, आप हमारे अगर कांग्रेस तैयार हो जाए तो तहसीन पूनावाला जी को भेज दीजिए। 2 लाख वोटों से चुनाव जितवा के हम उत्तर प्रदेश से भेजेंगे। ये स्मृति ईरानी का आखिरी चुनाव है भविष्य का। कांग्रेस, मेरा ये कहना है कि एक आम कार्यकर्ता भी अगर कांग्रेस तय कर ले तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादियों ने इतनी मेहनत करी है कि हम लोग मिलकर तकरीबन 2 लाख वोटों से स्मृति ईरानी को हराने वाले हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, जब आपने ये तय कर लिया है कि 400 पार है, प्रदेश की नहीं चिंता कर रहा, मैं चिंता कर रहा हूं खास तौर पर अमेठी रायबरेली की। मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपसे दोबारा कह दे रहा हूं, जो फैसला अमेठी रायबरेली का कांग्रेस लेगी, 2 लाख वोटों से वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से हारने वाला है। मैं अखिलेश यादव जी, हम सबको जब टेलीविजन पे भेजते हैं, हम जब उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चेहरा है उसका, हम यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे जो अखिलेश जी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आते हैं। अगर आप मुझे 20 सेकंड का समय दे दें तो मैं बात कर लूँगा। देखिए, अखिलेश यादव जी देश में चाहते हैं कि जो एक चरम की गरीबी और महंगाई है, इस पर देश का प्रधानमंत्री भारत की जनता से बात करे। देश का प्रधानमंत्री ये बताए कि लेह में एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके क्यों छोड़ा गया है, क्यों ये जो कोविशील्ड जो बनी थी जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो था, लाखों लोगों को हमने भारत में खोया, अपने लोगों को, और ये कोविशील्ड लगाने के बाद लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। जब दुनिया की अदालत में अखिलेश जी कह रहे हैं कि जब उस पर मुकदमा चल सकता है, तो भारत में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? कौन लोग हैं जिनको जिम्मेदार ठहराया जाए, उसका नाम प्रधानमंत्री को, देश की जनता को बताना चाहिए। तो जब ये आवश्यक मुद्दे हैं, तभी ये भटका के ये एक लड़की का नाम लाया जा रहा है कि साहब उसने वोट जिहाद कह दिया। वोट जिहाद क्या है? लड़की का नहीं, जिहाद है, वोट संघर्ष। वो ओके, शहजाद पूनावाला समाजवादी पार्टी के नेता हैं, किसी और ने नहीं बोला। अगर महंगाई का मुद्दा ही उठाना है तो वोट जिहाद क्यों उठाया जा रहा है? क्या वर्ड है? और फिर अखिलेश जी ने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया, वो ज्यादा वोटों के लिए है। जिहाद का मतलब है संघर्ष, ज्यादा क्षमता में मतदान करें। जिहाद का मतलब है संघर्ष। देखिए, सबसे पहले तो जिस पार्टी ने अपने 7-8 प्रत्याशी बार बार बदले हो, जिस पार्टी को 5 परिवार के सदस्यों को 5 पारिवारिक परंपरागत सीटों पर उतारना पड़े, और जिस पार्टी ने जिस प्रकार का शासन किया है कि अब वोट जिहाद की बात करनी पड़ रही है, ना कि विकास के और विषयों की, तो मुझे लगता है उस पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं केवल आगे अपनी बात करूं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत के गर्व की बात है। जो भारत के 120 महीने रहे ना, वो तो बाद में की बात है। पिछले 1 महीने में दर्शकों सुन लो, हाईएस्ट ऑटो सेल्स, हाईएस्ट हाउसिंग सेल्स, हाईएस्ट PMI ऑफ सर्विस, हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट GST, हाईएस्ट सेंसेक्स, लोएस्ट NPA,
हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लोएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन, ये एक महीने की उपलब्धि है मोदी जी की। अब ये दोनों पार्टियां मिलके, तीनों पार्टियां मिलके अपने एक महीने की नहीं, अपने 5-5 साल की उपलब्धियां गिना दे, नहीं गिनाएंगे। पर मैं आता हूं विषय पर। देखिए, हमने अमेठी रायबरेली पर कुछ नहीं बोला। पूछा किसने? विवेक जी को फ्रेम में लाइए कैमरामैन। विवेक जी की पार्टी ने वायनाड से सदस्य खड़ा किया था एनी राजा को, तब पिनरई विजयन से लेकर बृंदा करात ने पूछा राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़ते हो, जाकर अमेठी से लड़ो। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जो है धरना कर दिया, और अब तो एक गाना चल रहा है। हाँ, 11 लोग थे और 12 लोग थे, रॉबर्ट जी के साथ भी 12 लोग थे। लोग अमेठी में गाना गा रहे हैं। पता है क्या है? कि माताजी ने छोड़ी रायबरेली, दीदी बन चुकी है पहेली, भैया ने जो नहीं किया जीजा ने कर डाला, जाकर अमेठी पर रुमाल रख डाला, पर चाहे जीजा हो या साला लगने वाला है दुकान को ताला, क्योंकि हर वोटर है मोदी का मत वाला। मैं देखिए विवेक जी, देखिए अमित जी आपसे तो बोल भी नहीं रहा, अमित जी आपसे तो बोल भी नहीं रहा, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आप क्यों जवाब दे रहे हैं कांग्रेस का? कोविशील्ड में अच्छा, अलायंस पार्टनर है, तो आप जवाब ये दे दीजिए। चलिए अमित जी, क्योंकि आप जवाब देने की स्थिति में आ चुके हैं। देखिए अमित जी, मैंने आपके बीच में 10 सेकंड लेकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस देश के अमित जी, मैं 10 सेकंड अपनी बातें लेकर समाप्त कर रहा हूं। 10 सेकंड में शहजाद अपनी बात रखें, उसके बाद आप 40 सेकंड बोलिएगा। देखिए घबराहट कहां है? एक एक करके निवेदन को जिम्मेदार आप लोग हैं, भारतीय जनता मुझे पार्टी पता के नहीं लोग। कि बीच में टोकने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। भाई आप अपनी बात पर स्ट्रांग है अमित भाई, तो आप अपने समय पर बोलिए ना। अमित जी, ये आप पहले वामपंथी थे, पर वामपंथी आदतें गई नहीं आपकी। मुझे लगता है इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकती। अमित जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद ये बोलते रहे। लोगों की मौतें, युवाओं की, नौजवानों की, अरे भाई, डिबेट में लोग नहीं पसंद करते इस प्रकार से टोका टाकी। भाई प्लीज बात हो जाने दीजिए, आपके भी करियर के लिए अच्छा है, समझ लीजिए। अब थोड़ा मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए ना। देखिए, हम नर्वस है, परंतु अमेठी रायबरेली से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। हम नर्वस है, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष किसका छोड़ के जा रहा है। हम नर्वस है, परंतु किसके प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहे। हम नर्वस है, परंतु एक के बाद एक खुद के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी को वोट दे दो। अभी समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी का वीडियो आया है, भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है। अब आप बता दीजिए मैं क्या बोलूं। आप ही के नेता जो है वोट मांग रहे, मैं आपको वीडियो सुना सकता हूं। और आखिरी, अगर आप उनकी बात कर ही रहे हैं, तो अमित जी अब तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप राम और शिव में भी झगड़ा लगा रहे हैं। मतलब सनातन विरोध इस प्रकार का कि रामचरितमानस से राम मंदिर के पूरे सूर्य तिलक को पाखंड कहना और राम वर्सेस शिव कर देना। भारतीय जनता पार्टी का इलाज कर दिया है, और ये इलाज वोटों से होगा, ये अखिलेश जी ने कहा चर्चा के बारे में। चिंता मत करिए, आपका इलाज पूरे देश में इस वक्त जनता कर रही है। अमित जी, मैं केवल आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि आज तो राम बनाम शिव भी कर दिया। मतलब सोचिए, हिंदुओं को एक तरफ बांटो और वोट जिहाद से मुसलमानों को एक करो। और अमित जी, आप तो समाजवादी पार्टी, ओबीसी पार्टी अपने आप को बोलते हैं ना। जो कांग्रेस ने किया धार्मिक आधार पर आरक्षण देना, और कर्नाटका से लेकर आंध्र तक मुसलमानों को ओबीसी के कोटे में से देना। अब देखिए, धर्म संकट है अमित जी आपके लिए, किसको पहले रखे, पार्टी के हित को या अपने हित को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अंबेडकर जी ने सोचा था धर्म के आधार पर आरक्षण, और क्या उन्होंने ये कहा था ओबीसी एससी एसटी कोटे से काट कर मुस्लिम को दो? अमित जी, इस पर स्पष्ट तरीके से बोलिए, क्योंकि उन्होंने आंध्र में किया है, तेलंगाना में किया है, कर्नाटका में किया है। बोलिए, आप साथ में या खिलाफ? देखिए, पहले जब हम आरक्षण की सीमा ये कहते थे कि पिछड़े समाज का 52% आबादी है, तो उनका आरक्षण 52% होना चाहिए। लेकिन आप ये कहते थे कि कैपिंग है, सुप्रीम कोर्ट का कैप आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो धर्म के आधार पर आर्थिक आरक्षण आपने दिया है, बाबा साहब अंबेडकर ये आरएसएस के लोगों को चिट्ठी में लिख के गए थे, आपको चिट्ठी में लिख के दिया था कि 10% धर्म के आधार पर आरक्षण करना। किसको? हमने, अखिलेश यादव जी ने तो एक नया रास्ता बताया। ये क्या बोल रहे हैं? नया रास्ता सुनिए, एक नया रास्ता अखिलेश जी ने बताया है। अमित जी, झूठ का सहारा मत लीजिए। आप बताइए कौन से धर्म के आधार पर आरक्षण बीजेपी ने दिया? नहीं, एक सेकंड क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, इस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, क्लैरिफाई कीजिए। ईडब्ल्यूएस कोटा को आप धर्म के आधार पर बोल रहे हैं, मतलब कि अमित जमाई जी आपको हो क्या चुका है जो गरीब समाज के लिए है, और शुद्ध रूप से जिसमें कोई भी और धर्म, लिंग, जाति कोई एंगल नहीं है, वहां पर भी आप धर्म ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और इसीलिए आपने ओबीसी एससी एसटी समाज का कोटा छीन कर मुसलमानों को दे दिया। आरक्षण की बुनियाद ले पा रहे, आरक्षण सामाजिक
शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे दिया जाता है। भारत के संविधान में यही उसकी यही इमेजिनेशन है। आप कह रहे हैं वोट जिहाद, हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने वोट जिहाद के लिए कैंडिडेट तो होना चाहिए ना। अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट नहीं है। तहसीन पूनावाला मेरे साथ है। तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैंडिडेट कितने घंटे बाद अब आएगा, क्योंकि अब तो घंटे भी कम होते जा रहे हैं। घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, समय कम ही हो रहा है। अमित जी, गुड इवनिंग। आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ कल से परसों से बीजेपी बहुत ही डरी हुई है कि अमेठी रायबरेली में कौन कैंडिडेट है, उसके बारे में चर्चा कर रही है। और मैं बचपन में मैं सुनता था कि जब अपने बारे में कुछ कहने को नहीं, आप दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं अक्सर, तो इसलिए वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन 2 चीज है, मैं आपके शो पे एक वादा कर रहा हूँ और एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ। पहला वादा, कैंडिडेट अमेठी में कोई भी हो, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, वर्तमान सांसद वहां की हार रही है, कम से कम 50,000 वोटों से हारी है, क्योंकि अमेठी की आवाम जान चुकी है सबसे बड़ा भूल कमल का फूल। अब आते हैं रायबरेली पर। लगातार बीजेपी के प्रवक्ता सवाल पूछ रहे कि रायबरेली में आपका उम्मीदवार कौन है। भैया, रायबरेली में भाजपा का उम्मीदवार कौन है? ये करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। ऐसे क्यों खुद का उम्मीदवार नहीं हो दूसरों से पूछ रहे? ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। हमारी स्ट्रेटेजी है, हम अमित जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपका देश का नंबर 1 शो है, लेकिन हम थोड़ी ना आपके शो पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। स्ट्रेटेजी है भाजपा को हराना, और वो हराएंगे। आवाम हरा रही, जन सैलाब है इनके खिलाफ, लोग पूरे दोनों फेज में लोग इनके खिलाफ। पूनावाला साहब, तहसीन पूनावाला साहब, आपकी बात को आगे बढ़ रखता हूं। और आपने बोला कि देखिए हम आपके शो पे स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए भाई, स्ट्रेटेजी क्यों शेयर करेंगे, लेकिन पब्लिक के बीच में कैंडिडेट का नाम तो शेयर करेंगे ना जी। रायबरेली का कौन है इनका? मैं जवाब दे सकता है रायबरेली, मतलब जो रायबरेली इनके लिए है वो रायबरेली आपके लिए है। मैं जवाब दे सकता जो गांधी परिवार का घर है। देश हमारे लिए एक है। क्या होता है अमीश जी, मैं बताता हूँ, ये जो क्षेत्रों में, टेरिटरीज में, हिस्सों में देश को बांटना, ये बिल्लियों का काम है। हम तो शेर है, पूरा जंगल ही हमारा। पूरा जंगल आपका है। हाँ। ओके, इनका पूरा जंगल है, तो रायबरेली का कैंडिडेट आपने भी नहीं दिया भाई, इनसे क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? एक्चुअली एक प्राणी तो है, पर ये डोडो प्राणी बन चुके हैं जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाला है। ये उस प्राणी की क्षेत्र में कैटेगरी में आते हैं। अब तहसीन पूनावाला की गलती क्या हुई, वो देर से जुड़े तो उनको लगा कि जो पुराने भाजपा के प्रवक्ताओं ने बोला है उसी का जवाब लेकर यहाँ पे परोसने लगे। मान्यवर, मैंने आपके कोई अमेठी की सीट पर चिंता नहीं जताई है। मैंने कहा है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी, नॉन स्ट्रैटेजी है, लेफ्ट वालों को बताओ। लेफ्ट ने बोला है कि भाई वायनाड को छोड़ो और अमेठी से लड़ो। AK एंटनी ने बोला है, और आपके बहुत ही प्रिय रॉबर्ट वाड्रा ने बोला है यदि राहुल तैयार नहीं है तो मैं जाकर लड़ लेता हूं। और रायबरेली की चिंता, अमेठी की चिंता मैंने व्यक्त नहीं की है। ठीक है। मैंने तो आपको यह बताया कि 1 महीने में मोदी जी ने क्या किया। और आखिरी बात, मैंने ये उड़ते उड़ते खबर सुनी है कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा और रायबरेली से तहसीन पूनावाला है। अगर ऐसा है तो बता दो, कम से कम वायनाड की जनता को यह तो पता चले कि राहुल गांधी उनको बैकअप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या एक ही सीट से लड़ेंगे। कम से कम यह चिंता तो विवेक जी की भी होगी ना। विवेक जी बताइए, वायनाड का चुनाव खत्म हो गया, तब तक बता नहीं पा रहे अमेठी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अभी अमीर जमाई ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि तहसीन हमारे भाई हैं, वो लड़ ले वहां से। अब तो सपा से भी ऑफर आ गया है। हाँ, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ देश में, मैं पूरे हर चैनल पे जाते बीजेपी के खिलाफ मैं पूरे देश में प्रचार कर रहा हूँ। तो एक क्षेत्र में, एक एरिया में मुझे अपने आप को सीमित नहीं करना है। और जहां तक सवाल रॉबर्ट जी का था, रॉबर्ट जी कहीं से भी लड़ ले वो जीत जाएंगे। ये बात नहीं, राहुल जी कहीं से भी लड़ ले। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है, पर्सनल सवाल है, पर्सनल मुझे एक बात, जी एक थोड़ा मैं अधिकार लेना। नहीं भाई तो है, ठीक है। नहीं, तहसीन जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। तहसीन जी ने बोला एक क्षेत्र में मुझे कहां सीमित करते हो। तहसीन जी, आपके परिवार पार्टी का तो इतना वर्चस्व है रायबरेली में कि एक रुमाल दिखाने से आप जीत जाएंगे। आप पूरे देश में काम करते रहिए ना, कल कर दीजिए अपने आप को घोषित पार्टी से। या आप डर रहे हैं क्योंकि आप भी हकीकत जानते हैं कि रायबरेली में कुछ नहीं बचा, इसलिए सोनिया जी भी चली गई राज्यसभा। तो तहसीन का गर्दन क्यों फंसाना चाहते हो? आचार्य प्रमोद कृष्णम का मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि कांग्रेस पार्टी में टिकट वो देते हैं जो कभी खुद चुनाव नहीं लड़ते। और संजय निरुपम ने भी इसी तरह की बात बोली। मैं ये नहीं कह रहा, आचार्य जी ने तो बीजेपी को ज्वाइन भी नहीं करा और संजय निरुपम ने भी तब किसी दल को ज्वाइन नहीं करा था, अब वो शिवसेना को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में डिसीजन मेकर जो हैं वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। छत्तीसगढ़ में अलग बवाल हुआ है कांग्रेस के एक प्रवक्ता को लेकर। हाँ, लेकिन भाजपा के सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, भाजपा के भी लोग जा रहे। तो देखिए, ऐसा नहीं है
हर इलेक्शन के समय लोग आया राम गया राम चलता रहता है, ये चीज चलती रहती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात जो है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि किस तरह से आज हमारा लोकतंत्र में जो सवाल उठ रहे हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे पहले 2 फेज में जब पता चला भाजपा का सफाया हो गया और 102 और 88 सीट में भाजपा कहीं नहीं आ रही है, अचानक से नंबर आते 5% वोटिंग बढ़ जाता है, इस पर सवाल उठने चाहिए। आपने अमित जी, आप में बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, कभी आपने देखा इस तरह से वोटिंग उठती हुई? क्या नंबर है, टेंटेटिव नंबर, आग कौन से नंबर है, इस पे सवाल उठने चाहिए। अब इस पर डिबेट ना हो तो रायबरेली में कौन जा रहा, अमेठी में जो कौन जा रहा, भैया 5% वोटिंग कैसे बढ़ा तो कैमरा है ना, बताइए ना कैमरा में कौन है ये 5%। ओके, शहजाद पूनावाला का जवाब जरूरी हो जाता है, शहजाद का जवाब जरूरी होता है, देन विवेक। तहसीन पूनावाला को पता होना चाहिए कि बहुत बार प्रोविजनल के बाद जब फाइनल टैली आती है तो 3, 4, 5% बढ़ता ही है वोट, परंतु मैं बोलना चाहता हूं कि ये तो हर घंटे ऐप पर अपडेट होने वाला डेटा है। आप वहां पर ऐप में देख लीजिए कितना वोट हो रहा है, अपडेट ऐप में हर घंटे से होता है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने पता है आपको कि कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स की और कई सारे पोस्टल बैलेट्स 2-3 दिन पहले गिने गए हैं, उनको जोड़े बगैर फाइनल टैली कैसे दिया जा सकता है? बस एन प्रेन प्रकार एन संस्थाओं पर जवाब जो है एक सवाल खड़ा करना है, ये एजेंडा बन चुका है। ईवीएम का मुद्दा हाथ से निकल गया तो अब किसी और तरीके से मुद्दा होता है। और देखिए एक चीज को मैं आपत्ति करता हूं, ये आया राम गया राम क्यों? आया कोई और धर्म का नाम तो हम नहीं लेते, आया मोहम्मद नहीं बोलते, आया रॉबर्ट तो नहीं बोलते, गया रॉबर्ट तो नहीं बोलते। ये राम वर्सेस शिव करना, आया राम गया राम करना, ये कांग्रेस की नेगेटिव सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वोट का तो जिहाद हो, परंतु राम बनाम शिव करो और कोई भी नेगेटिव चीज से राम को जोड़ो। ओके, विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं। विवेक श्रीवास्तव, आप लोग भी चाहते हैं अमेठी से राहुल गांधी लड़े और वायनाड को छोड़ दें? नहीं, देखिए ये पहले भी मैं डिबेट में डिस्कस, पहले तो मैं शहजाद की एक बात का उत्तर दे देता हूं बड़े साफ शब्दों में। ये राम वर्सेस शिव की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि जब शंकराचार्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पे ऑब्जेक्शन किया था तो चंपत राय ने क्या कहा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मित्रों ने कि ये तो रामदासियों का मंदिर है साहब, इसका शंकराचार्य और उनके लोगों से क्या लेना देना? किसने किया था ये राम वर्सेस शिव उस वक्त? सिर्फ इसलिए कि वो डेट आपको सूट कर रही थी लोकल पॉलिटिक्स के लिए। दूसरी बात, मैं इस वक्त भीड़ के बीच में से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं अमीश, मैं कोई एसी में बैठने वाला नेता नहीं हूं। यहां टाउन हॉल पे चांदनी चौक पे खड़ा हूं, लाखों की भीड़ है। आज 1 मई है और मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और मंच के ऊपर से नारे लग रहे हैं कि इस मजदूर विरोधी सरकार को हरा करके इंडिया को जिताया जाएगा, इंडिया गठबंधन को आना है और पूरे देश के मजदूर इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, केरल में यह जरूर है कि हम कांग्रेस के अगेंस्ट लड़े, यह भी सच्चाई है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ हमारी कॉमरेड एनी राजा उतरी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन हारेंगी राहुल गांधी के साथ। एनी राजा जीतेंगी या हारेंगी आपकी राय के अंदर? कॉमरेड एनी राजा नहीं, वो आने दीजिए, आपकी राय क्या है भाई? रिजल्ट उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैंडिडेट है कॉमरेड एनी राजा, जीतेंगी या हारेंगी उनके साथ? नहीं, आपकी राय क्या है? कॉमरेड एनी राजा जीतेंगी कि हारेंगी? नहीं, देना पड़ेगा भाई इसका जवाब। आप या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए। लेट द रिजल्ट कम। नहीं, ऑब्वियसली रिजल्ट विल कम। रिजल्ट तो नरेंद्र मोदी के चुनाव का भी आएगा भाई। वो जरूर। आप कैसे डिसाइड करके बैठे हैं कि वो हार जाएंगे? एनी राजा जरूर। ये बीजेपी कैसे डिसाइड करके बैठी कि कांग्रेस हार जाएगी? फिर तो बोले ही ना कोई। नहीं, आप अपने मतलब इतने मजबूर हो गए, आप अपने कैंडिडेट के लिए नहीं बोल पा रहे वो जीतेंगे, यही बोल दीजिए वो हारेंगे जी। इसलिए नहीं, आप सुन तो लीजिए सर, कॉमरेड एनी राजा मजबूती से लड़ी हैं, कॉमरेड एनी राजा को हमारा समर्थन है। मैं एक वामपंथी हूं, एक लेफ्टिस्ट हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी एक सच्चाई है जिसमें लेफ्ट एक पार्ट है और राहुल गांधी हमारे एक रिस्पेक्टेड नेता हैं। और जैसा कि अमित जयमई ने कहा था, अगर यह अमेठी रायबरेली जहां मर्जी से लड़े, चाहे समाजवादी पार्टी। विवेक, आपको नहीं लगता? एक सेकंड विवेक, आप पॉलिटिकल लीडर हैं और अरसे से पॉलिटिकल लीडर हैं, क्या रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए सामान्य पॉलिटिकल सीट्स हैं? बिल्कुल सफाई से जवाब दीजिएगा भाई। उनकी ट्रेडिशनल सीट रही है, उन्हें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके मैं बिल्कुल बेबाकी से बात करता हूं, साफ बात करता हूं अमीश जी, आप ऑन द डॉट हैं, आपका पॉइंट ऑन द डॉट है कि डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल सीट्स रही हैं कांग्रेस की, इनकी एक इमोशनल वैल्यू है कांग्रेस पार्टी के लिए। उनके नेता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का कहना है कि 3 मई परसों आखिरी डेट है नामांकन की और हमारा कैंडिडेट हम कल परसों में डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक जिन सीटों के नाम सबसे पहले आने चाहिए थे उनके आखिर तक भी नहीं आ रहे। लेकिन शहजाद पूनावाला, इसमें देखिए, इसमें कांग्रेस विवेक जी की मैं सराहना करना चाह रहा हूं जी।
विवेक जी की सराहना इसलिए करना चाह रहा हूं कि इनके नेता एक दूसरे को कावर्ड, साइकोपैथ, इनको जेल में क्यों नहीं भेजते। इनके नेता एमएलए अनवर ने कहा है राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट कराओ, पर विवेक जी आकर टीवी पर राहुल गांधी को डिफेंड करते हैं। मतलब पार्टी जमीन पर कुछ भी बोले, विवेक श्रीवास्तव आकर टीवी पर राहुल का बचाव करेंगे। ये है सच्चा कॉमरेड, ये सच्चा कॉमरेड है राहुल गांधी का, सच्चा कॉमरेड। अरे भाई क्यों, आपने भी तो कन्हैया भेजा ही है वहां पे जो नक्सलियों को शहीद बोलता है। कॉमरेड खुश रहो। अब देखिए दूसरी बात, अरे कॉमरेड लेकिन शहजाद मेरा एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, आप बार-बार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी अरे कॉमरेड समानता की बात करेंगे, हम राहुल गांधी को समर्थन देंगे। आर्थिक समानता की बात राहुल गांधी ने करी है इस देश में और हम उनके साथ हैं इस विषय पर। अच्छा, आर्थिक समानता की बात करी है। अरे नेताजी आपने आर्थिक समानता की बात छेड़ दी तो सर एक वाक्य उस पर भी ले लो। ये आर्थिक समानता के नाम पर एक बार बोल दीजिए नेशनल हेरिटेज की जो संपत्ति कांग्रेस ने गबन करके रखी है वो अपने कार्यकर्ताओं में बांट दे, गरीबों में बांट दे, या कम से कम अरे भाई सुन लीजिए ना, अरे भाई सुन लीजिए कॉमरेड, सुन तो लीजिए कॉमरेड, पूरी बात हो जाने दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला कॉमरेड, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि 12 लाख करोड़ का जो घोटाला किया था उसको कम से कम बांट दे देश की जनता के बीच में। और कॉमरेड आपने बोला कि देखिए राम बनाम शिव कर रहे हैं शंकराचार्य, आपने शंकराचार्यों की बात की। देखिए मोदी है तो मुमकिन है जो कल तक राम जी का अस्तित्व नकारते थे वो भी आज जय श्री राम जय शिव कर रहे हैं। परंतु मेरा एक वाक्य जरा बताइए विवेक जी, 4 शंकराचार्यों के जो 4 शंकराचार्यों की पीठ है वो पीठों के नाम बता दीजिए। ओके विवेक, आपका जवाब। जी पहली चीज तो पुरी के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने साफ पीठों के नाम बता दो, बाकी ज्ञान बाद में दे देना। अब सुन लीजिए पहले 30 सेकंड। अब सुन लीजिए दो कंट्रोवर्शियल थे, एक पुरी वाले और अभिमुक्तेश्वरानंद जी, दोनों का मैं आपको बताता हूं वक्तव्य भी क्या था और सब कंठस्थ है मुझे। इसलिए शहजाद पूनावाला जी ये सस्ती पोइट्री जो आप टीवी पे करते हैं 4 पीठों के छोड़ नाम दीजिए, तो बताओ। आप डिबेट किससे कर रहे हैं उसके भारीपन को समझिए। आप सुन अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहां के हैं ये शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ के हैं। क्या बोला इन्होंने कहा साफ साफ कि कई मंदिर जो हजारों साल पुराने हैं शिव के तोड़े गए। सुन लीजिए, आप वक्तव्य सुनिए, आप तोड़े गए सिर्फ एक कॉरिडोर। लेकिन मुझे लगता है कि फिर डिबेट डिरेल हो रही है, डिबेट डिरेल हो रही है। देखिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि राजीव गांधी का लास्ट मोमेंट पे नॉमिनेशन पेपर आए थे तो हो सकता है राहुल गांधी के नॉमिनेशन पेपर सडनली आए। ये कैन बी स्ट्रैटेजी, मुझे राजीव गांधी वाली स्ट्रैटेजी हो सकती है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ऐसी स्ट्रैटेजी उन्हीं को मुबारक। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी है तो अपने साथियों को समझाओ ना। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सवाल उठाया अमेठी से कौन लड़ रहा है। हमें तो पता है स्मृति ईरानी जी कोई भी लड़ ले जीतने वाली है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब अमेठी से लड़ने की बात नहीं कर रहे राहुल तो लेफ्ट के नेताओं ने उठाया सवाल। अब तहसीन बता दें स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बताया स्ट्रैटेजी है, क्या लेफ्ट से डिस्कस नहीं की थी क्या? लेकिन वोट जिहाद की बात कहां से आ गई बीच में, मैं फिर उस विषय पर आता हूं। देखिए अमेठी रायबरेली की कहानी चल रही है, लेकिन कैंडिडेट आएंगे तो तभी तो वोट डाला जाएगा, लेकिन कैंडिडेट आए नहीं है। लेकिन वोट जिहाद की बात करके अमीक जमई कौन सा वोट बढ़ाना चाह रहे थे? अखिलेश जी ने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी ये, लेकिन इसको गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है। लेकिन वोट जिहाद बोल के कौन से किसके वोट बढ़ाए जा रहे थे? अमीक जमई टू द पॉइंट जवाब। एक बात समझिए, बहुत ही साफ है उत्तर प्रदेश के अंदर कि चाहे वो लाखों लाख ब्राह्मण्स हों जिसके फेक इनकाउंटर बुलडोजर चले उनके घरों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, चाहे वो दलित हों, साफ बोल रहा हूं मैं, चाहे वो पिछड़े हों या मुसलमान हों, ये सभी ताकतें, इवन क्षत्रिय समाज का एक बड़ा तबका वोट जिहाद, वोट जिहाद किसके लिए था? कौन सा वोट बैंक बढ़ाने के लिए? जिहाद शब्द है, देखिए आपकी परवरिश इमेजिनेशन में उर्दू जबान नहीं है। आपके उर्दू जबान हमारे देश की, भारत की जबान है। हम जब जिहाद की बात भारत के अंदर करते हैं, कोई भारतीय करता है, भाई ये बताइए कि इस देश के उलेमाओं ने ही तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। तो देश के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है संघर्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो ये संघर्ष है, वोट जिहाद संघर्ष है, गलत क्यों समझ रहे हैं आप लोग? अनुराग ठाकुर को मैं कोट कर रहा हूं, विपक्ष के लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा, देश फतवे या फरमान से नहीं बल्कि अंबेडकर के संविधान से चलता है। अमीश जी, मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस की पैरवी करते। देखिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अपनी अपनी बारी में। अमीश जी प्लीज, बड़ी खबर आ रही है, फवाद चौधरी राहुल के भाषणों की, पाकिस्तान के नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने राहुल गांधी के भाषणों की तारीफ करी है, कहा है राहुल गांधी ऑन फायर।
जी जी शहजाद, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने अपनी परवरिश और अपनी अपनी संस्कृति का ही मामला है। अमित जी सही बोल रहे हैं। मेरी संस्कृति, आपकी संस्कृति ये बताती है कि लोकतंत्र में चुनाव को हम पर्व मानते हैं। अब ये लोग जो बैलेट से बुलेट, बुलेट से बैलेट वाले हैं, ये धर्मयुद्ध और जिहाद मानते हैं। और जिहाद को अच्छा शब्द बताने वाले, मतलब कि मोदी विरोध में अब जिहाद भी अच्छा लगने लगा। मतलब ओसामा बिन लादेन, एलईटी और लश्कर ए तैयबा जैसे लोग भी अब इनके विश्लेषण से सहमत होंगे। परंतु देखिए ना, इन्होंने जिहादियों को पहले बचाया, अब जिहाद की बात कर रहे हैं। जिहादियों को निकालने की कोशिश तो समाजवादी पार्टी ने की ना, कोर्ट ने रोक लगाई। इन्होंने पीएफआई और सिमी का समर्थन किया ना, आज जिहाद की बात के साथ है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, यदि वोट जिहाद ठीक है, ये संविधान बचाना है, मतलब संविधान बचाने की बात करते हैं और कहते हैं वोट जिहाद होना चाहिए। और आखिरी बात देखिए पाकिस्तान का, अब देखिए पाकिस्तान पे आते, पाकिस्तान पे बाद में आते हैं। ओके ओके, अमित जमाई का 30 सेकंड में जवाब। अमित जमाई इसी से कैंपेनिंग चलेगा। अमित जमाई जिहाद अगर अच्छा शब्द है तो लव जिहाद से क्या प्रॉब्लम है इनको? ठीक है, पॉइंट है आपकी। नहीं, रमेश बिदुड़ी ने जिहादी बोला था। उस कौन था वो कौन था? हाँ, उसको, उस दानिश को तो जिहादी बुरा क्यों लगा इनको? इनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। ठीक है ठीक है, जब उसको बोला रमेश बिदुड़ी ने तो काहे आप लोग मातम मना रहे थे? अब बोलो मैं जिहादी हूं, बोलिए मैं जिहादी हूं, बोलिए लव जिहाद ठीक है। अमित जमाई, अरे सुनी तो, लव जिहाद बीजेपी का दिया हुआ शब्द है, लेफ्ट का दिया हुआ है मान्यवर। पत्नी के ऊपर ये अप्लाई करना चाहते हैं, हम नहीं अप्लाई करना चाहते। हमारा ये कहना है कि संविधान के मुताबिक कोई समाज, धर्म, लेकिन आपने बोला ना कि जिहाद तो खूबसूरत वर्ड है, शादी कर सकते हैं। आपने तो खुद बोला कि जिहाद खूबसूरत वर्ड है, जिहाद का इस्तेमाल होता है वोट के लिए होता है, तो फिर जब लव के लिए होता है तो तकलीफ क्यों होती है? वैसे आपकी जानकारी के लिए, ये केरल में लेफ्ट की सरकार ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ये कोई बीजेपी शासित राज्य ने नहीं करा था, कोई भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीएचपी, एबीवीपी, बजरंग दल ने नहीं करा था। आप इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं बकायदा। लेकिन आप शहजाद पूनावाला की तरह पिच पे मत रहिए। आप न्यूट्रल खेलिए ना। मैं तो न्यूट्रली बात कर रहा हूं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है अमीक भाई, ये फैक्ट है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो खुद चेक कर लीजिएगा कि लव जिहाद वर्ड कहां से आया। नहीं तो ट्विटर पे मेरा निवेदन है लोगों से, एक्स सरकार जा रही है, निवेदन है कि सर को बताया जाए कि लव जिहाद का शब्द कहां से आया। इन्हें टैग करके बताइए जरा अमीक जमाई साहब को, इनके ट्विटर पे बताइए कि लव जिहाद शब्द कहां से आया, क्योंकि जिहाद आपको खूबसूरत वर्ड दिख रहा है। तहसीन पूनावाला, जिहाद अगर खूबसूरत वर्ड है तो फिर वोट की अपील क्यों कराई जाती है? फिर कहा जाए कि आइए जिहाद करिए वोट के साथ, सबको ही बोलना चाहिए फिर तो। When jihad is such a good word for the वोटिंग को बढ़ाने के लिए, तो बाकी सारे नेता कब बोलेंगे वोट का जिहाद करिए? नहीं, मैं तो देखिए, मैं इस पे मेरा स्टैंड बिल्कुल अलग है। मैं हेट स्पीच के खिलाफ हूँ। हेट स्पीच का जो जजमेंट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का मेरे पक्ष में, मैं मानता हूँ कि इस तरह की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए जो पोलराइज होती है। और मैं बिल्कुल आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आपने इस बात को आपके शो पे लिया और आपको साधुवाद देता हूँ। लेकिन जिस इंटेंसिटी से आप इसको कंडेम कर रहे हो, और करना भी चाहिए अमीश भाई, उसी इंटेंसिटी से, उससे ज्यादा इंटेंसिटी से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कंडेम करता हूं, जिन्होंने कहा कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों को दिया जाएगा। ये फेक न्यूज ही नहीं, ये पोलराइजेशन है, डॉग विसल है अमीश जी। और अगर 10 साल के बाद घुसपैठिए है इस मुल्क के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश से माफी मांगे, अमीश जी के शो पर आकर माफी मांगे, राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन भेजे। ये उनका कर्तव्य है। जो इस तरह की बातें करते, फेक न्यूज, हेट स्पीच कौन फैला रहा? और माननीय अनुराग ठाकुर जी की आपने बात की, उन्होंने इनको कोट किया, ठीक है, उन्होंने कोट किया। देश के गद्दारों को स्पीच लगाने वाले कौन थे? तो इस तरह की हेट स्पीच किसी भी साइड से नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसको एग्री नहीं करता हूँ। हेट स्पीच का जजमेंट मेरे फेवर में, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री पे कार्रवाई होगी, ये सवाल है। और इसीलिए जो अमीक भाई कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे कि न्यूट्रल पिच पे इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है, भाजपा को नोटिस नहीं, माननीय प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए क्यों आपने फेक न्यूज फैलाया, क्यों आपने इस तरह की बात की। पूछना उनका काम है, और पूछे इलेक्शन कमीशन, उनका सफाई दे प्रधानमंत्री जी। ठीक है 10 सेकंड शहजाद, 10 सेकंड 10 सेकंड। मान्यवर, घुसपैठियां तो जो आपने रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है वो तो आज भी है, जिनको हम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कोर्ट में बोलकर आए हैं, पर उनकी पैरवी आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान से लेकर यहां पर बैठे हुए अमीक जमाई की पार्टी और विवेक श्रीवास्तव की पार्टी करती है। बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस चुनावी माहौल में मौजूद है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। रिजिजू जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और आपसे स्पष्ट सवाल यही है कि अरुणाचल पश्चिम की लोकसभा सीट पर आप इस बार
बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला था। आपके खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व सीएम नबाम तुकी को मैदान में उतारा था। क्या आप हैट्रिक मार पाएंगे? नहीं, हमारा वहां तो बीजेपी का पूरा लहर है, लगभग 70% से ऊपर जाएगा, तो लगभग मुझे 70-75% मिलेगा वोट, और बाकी कांग्रेस और बाकी लोगों को 25% लगभग वोट को वो लोग बंटवारा करेंगे। तो हमारे वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं। नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग हम लोग स्वीप जैसे ही होगा। 25 लोकसभा सीट्स हैं, हम 22 सीट तो मिनिमम हम जीतेंगे एनडीए पार्टनर के साथ मिला करके। आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में पूरे स्वीप होगा, 25 सीटें हैं, 22 जीत के आएंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने देखा अभी हाल ही में सूरत में कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, इंदौर में ऐसा हो गया। हमने देखा था कि अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में 10 उम्मीदवार बिना लड़ाई चुनाव जीत गए थे, यानी एक तरफा। क्योंकि पिछले 10 ये सालों मतलब में क्या जादू की छड़ी चला रहे हैं? कौन सा चमत्कार कर रहे हैं ये? देखो, जादू कुछ नहीं होता है जी, ऐसा नहीं, कुछ जादू नहीं होते हैं, इसमें काम करना होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी 100 सीटों से ज्यादा सीटें लगभग जीत रही है। 190 में अगर 100 जीत रही है तो 400 का आंकड़ा एनडीए पार कैसे कर पाएगा अगर 190 में 100 आ रही है तो? गृह मंत्री जी ने 100 नहीं कहा, 100 से ऊपर कहा है। और अगर ये वो जो इंडी गठबंधन को कुछ सीट आएंगे तो वो तमिलनाडु, केरला, वहां दक्षिण के कुछ राज्यों में थोड़ा सा सीट आ सकते हैं। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली जो कि उनकी पुश्तैनी सीट है, वहां के लिए अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, ऐलान नहीं कर पा रही है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है कि हम सरप्राइज देंगे और उस सरप्राइज से बीजेपी हिल जाएगी। क्या रायबरेली, क्या अमेठी, सारा उत्तर प्रदेश ही मोदी जी के साथ खड़े हैं। इसलिए वहां राहुल गांधी जब अमेठी में चुनाव हार गए, वो दक्षिण भारत में गए और नॉर्थ इंडियन को गाली देने लगा। वो अनाप शनाप उनके बाप दादा से लेकर के परिवार को इतने सालों तक तो रायबरेली अमेठी से उनको सांसद बनाया, वहां से उनको बार बार चुन के भेजा, कुछ नहीं किया है। मैं जब अमेठी गया मैं तो ढंग रह गया, कोई प्रॉपर गेस्ट हाउस, कोई होटल प्रॉपर नहीं। अब जाकर के थोड़ा जो दिखने लगा है। अब कैसे लोग विश्वास करें जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से, राजीव गांधी जमाने से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 60 साल प्रतिनिधि करने के बाद वहां एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाया, वो किस मुंह से जाकर के रायबरेली अमेठी को लोगों को समझाएंगे कि फिर से वो उसको चुनो? हो नहीं सकता। इसलिए ये कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। लेकिन कांग्रेस, लेकिन देखिए ये विडंबना है, और कांग्रेस को आप लोग पूछ रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट अभी तक दिया नहीं है। बीजेपी ने खुद रायबरेली में कैंडिडेट नहीं दिया। अरे आप फर्क नहीं समझ रहे हैं। बीजेपी जिसको भी कैंडिडेट बनाएंगे, वोट तो मोदी जी के नाम में ही पड़ना है। रिजिजू जी देखिए, आप भी युवा है, राहुल जी भी युवा है। राहुल गांधी का कहना है कि मैं उम्र आपकी नहीं पूछूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है कि वो खटाखट टकाटक गरीबी को खत्म कर सकते हैं अगर उनकी सरकार आई तो। आपका व्यू क्या है? आप राहुल गांधी जी को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हर भाषण में कुछ ऐसे बातें कह देता है जिससे कांग्रेसियों को परेशानी होती है। जब से राहुल गांधी पार्लियामेंट में आए हैं तबाही कर दिया विपक्ष में, तो क्योंकि बोलने वाला नहीं है, वो लिख के चिट लेके आते हैं और पढ़ के भाग जाते हैं। जी तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मोदी सरकार ने विकास किया है, तो फिर आप हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस कह रही है कि ये हिंदू मुसलमान डिवाइसिव पॉलिटिक्स करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। डिवीजन का बात ही नहीं है। कांग्रेस ने खुद ही कहा कि मुसलमानों को प्राथमिकता देके चलना चाहिए। 60 साल तक मुसलमानों को बेवकूफ बना कर रखा, 60 साल तक तुष्टीकरण का राजनीति किया। मुसलमानों का कोई उत्थान तो नहीं हुआ ना, मुसलमानों का कोई भला तो हुआ नहीं है। आज अगर कोई भी हो मुसलमान, कोई भी हो गरीब है, तो कांग्रेस ने बनाया। और आज कांग्रेस कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा रिसोर्सेस देंगे, मुसलमानों के लिए सब कुछ करेंगे, उनको जॉब रिजर्वेशन देंगे। अरे भाई, मुसलमानों को अलग से आप जॉब रिजर्वेशन देंगे, कहां से लेकर देंगे?
हमारा एसटी, एससी और ओबीसी का जो क्वाटा है उसको लेकर के आप मुसलमानों में बांटना चाहता है और मुसलमानों लेकिन को कांग्रेस कह रही है, क्यों नहीं लेकिन मेरा किया? और काउंटर आज सवाल है, हमारा कांग्रेस हक कह रही है छीनना कि हमने चाहते हैं। ऐसा कहा नहीं है, बीजेपी ऐसा कह रही है। हालांकि अनडिवाइडेड आंध्रा में अरे भाई, वो और सब कर्नाटक में जानते हैं। कांग्रेस ने ये करा भी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है अगर हमारा शासन आता है 24 में तो। अरे लेकिन मैं बीजेपी इस माहौल देश बना रही का है। कानून मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कानून क्या है, संविधान क्या है। संविधान में जो परमिसिबल नहीं है, धर्म के नाम से कोई आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। अब आप कर्नाटका में भी बैकडोर से उन्होंने सारा मुसलमानों को ओबीसी बनवा करके रिजर्वेशन दे करके ओबीसी का हक छीनने का जो कोशिश नाटक कर रहे हैं, ये क्या है? आंध्र प्रदेश में 5% मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए जो किया वो क्या है? और जो मनमोहन सिंह ने बार बार कहा कि इस देश का जो संसाधन है उसमें मुसलमानों का पहला हक है, पहला अधिकार है, ये क्या है? चाइना को लेकर राहुल गांधी बड़े सारे सवाल उठाते हैं, खासतौर पर अरुणाचल के संदर्भ में। आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं चाइना ने हमारी भूमि पे कब्जा कर लिया। वो चाइना का प्रवक्ता है ये राहुल गांधी। 2008 में बीजिंग में जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में समझौता हुआ, वो समझौता दिखाओ अभी खोल करके। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चीन का कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया है तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। और आज चाइना जो कहना चाहता है उसको बड़ा चढ़ा करके राहुल गांधी कहते रहते हैं, हर दिन चाइना का डोल बजाते रहते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान जो कहना चाहता है वो राहुल गांधी कहता है। यहाँ डरने का बात मत कीजिए, विषय उल्टा है। जो चाइना और पाकिस्तान जो बात करने चाहता है वो एग्जैक्टली राहुल गांधी बोलता है। यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, पाकिस्तान ने उसका तारीफ किया। और पाकिस्तान जो कहना चाहता है यहाँ राहुल गांधी वही बात कहते हैं। आज भी तो चाइना का सबसे बड़ा प्रवक्ता राहुल गांधी है इस वक्त, और हमारा 1 इंच जमीन नहीं गया जी। जो भी जमीन चले गई वो 1962 से पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में जो भी जमीन चाइना ने कब्जा किया, आज वही जमीन चाइना के कब्जे में है। मोदी जी आने के बाद 1 इंच जमीन नहीं गया है। जो टेंशन चल रहा है, आज चाइना नाराज है जी। चाइना कहते हैं कि अब मोदी जी आने के बाद में बहुत सड़कों का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है बॉर्डर में, तो नाराज होने से भी होने दो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस जैसे थोड़ी है कि चीन को खुश कराने के लिए बॉर्डर एरिया ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो आज ही कुछ घंटे पहले का ट्वीट है 5:10 का, जिसमें चौधरी फवाद हुसैन है, पाकिस्तान के नेता हैं, फॉर्मर मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ लिखी है ट्विटर पे। उन्होंने लिखा है राहुल इज ऑन फायर, जब वो एक पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बताया पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, पाकिस्तान में जितना भी नेता है और चीन में है, वो कांग्रेस पार्टी से पूरा मिले हुए हैं। और आप देखिए जो यहां राहुल गांधी स्टेटमेंट जो देते हैं और चीन के प्रवक्ता और पाकिस्तान के नेता जो कहता है, पूरा सेम लाइन में ये लोग बात करते हैं। पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने का जो साजिश रचा हुआ है, उन लोगों के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिला करके राहुल गांधी जी का लंदन जा करके, अमेरिका जा करके खालिस्तानियों से मिलता है, वहां के जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं सबसे मिल करके, और जो बिल्कुल भारत विरोधी जो लोग फंडिंग करते हैं उन लोगों से तालमेल करके राहुल गांधी देश का विरोध काम करते रहते हैं। तो ऐसा नेता को हम कैसे मानेंगे, इस देश का नेता? जी, लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अरविंद केजरीवाल के आप पीछे पड़ गए हैं। उनकी धर्मपत्नी कह रही है कि उनको इंसुलिन नहीं दी गई और अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मारना चाहती है। ऐसे नाटकीय तरीके से अगर कोई बात करते हैं, इसको हम लोग भी बहुत उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। करप्शन किया है, जेल गए हैं, अब अदालत तय करेंगे, हमको इस विषय पे पढ़ना नहीं है। गलती काम किया है, एजेंसी काम करेंगे। मोदी जी ने कह दिया कि जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ एजेंसी कार्रवाई करेंगे, और जो क्लीन है उसका खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और फैसला करना अदालत का काम है। वो मारना वरना जेल, दिल्ली का जेल खुद दिल्ली प्रशासन के हाथ में है। तो ये सब ऐसे बात करने से जनता मूर्ख नहीं है, वो थोड़ी मानेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई।